तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि टांग वुलिन सोल कोर को कंडेंस कर रहा था। अब आगे देखेंगे। जांग हुआन्युन ने हल्की सी हंसी के साथ नाक से आवाज निकाली, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ब्लड वन से टांग वुलिन को कभी भी अपनी तरफ नहीं खींच सकते। रात के समय एंडलेस माउंटेन्स बेहद डरावने और बर्फीले हो जाते थे। यहाँ का तापमान कभी कभी -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। लेकिन अगर कोई खास उपकरण से आसमान की ऊर्जा को जांचता, तो उसे एक अजीब सा नजारा दिखाई देता। ब्लड गॉड आर्मी के ऊपर आसमान में एक विशाल भंवर जैसा घूमता हुआ ऊर्जा का तूफान मौजूद था। वह आसपास की हवा से ओरिजिन एनर्जी को खींच रहा था। वह भंवर एक बड़े फनल की तरह था, और उस फनल का दूसरा सिरा सीधा ब्लड गॉड बटालियन के रहने वाले क्षेत्र में जा रहा था। ये ऊर्जा का फनल पूरे एक दिन और एक रात से लगातार बना हुआ था। धीरे धीरे दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। गहरी काली रात अब नीले रंग में बदलने लगी थी। एक नई सुबह बस आने ही वाली थी। उसी समय ब्लड वन के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उन्हें साफ महसूस हुआ कि टंग वू लिन का सोल कोर अब लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि ओरिजिन एनर्जी को सोखने की उसकी गति अचानक बहुत तेजी से कम होने लगी थी। कमरे के अंदर टैंग वुलिन शांत बैठा हुआ था। उसकी त्वचा पर अब एक बेहद पतली पारदर्शी चमक बन गई थी, इतनी पतली कि जैसे हल्की हवा भी उसे उड़ा सकती हो। उसकी त्वचा के ठीक नीचे हल्की रोशनी धीमे धीमे घूम रही थी। टांग वुलिन पहले से ही बहुत आकर्षक दिखता था, लेकिन इस समय उसके शरीर से एक अलग ही वीरता और गरिमा झलक रही थी। उसके पेट के आसपास जो रोशनी की पट्टियां घूम रही थीं, वे अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह अब एक अंडाकार सोल कोर बन चुका था। वह सोलकोर कबूतर के अंडे जितना बड़ा था, और उसके अंदर तरल सी नीली रोशनी चमक रही थी। वह बेहद घना और शक्तिशाली लग रहा था। अगर ध्यान से देखा जाए तो सोल कोर के अंदर एक क्रिस्टल जैसी साफ नीली सोने रंग की ब्लू सिल्वर ग्रास दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे अजीब चीज यह थी कि उस ब्लू सिल्वर ग्रास के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ था, और वह उल्का की तरह उसके चारों तरफ घूम रहा था। टैंग वुलिन का सोल कोर आखिरकार पूरी तरह बनने वाला था, और इसी प्रक्रिया के दौरान उसकी सोल पावर खुद ब खुद रैंक 60 तक पहुंच गई। अब वह एक असली 6 रिंग्ड सोल एम्परर बन चुका था। तांग वुलिन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वह पहले से ही अपने नए सोल रिंग की तैयारी कर चुका था। तभी उसके दिमाग में एक हलचल हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके माथे के बीच सो रही डेमस्क ट्यूलिप अब जाग चुकी है। टंग वुलिन अभी अपने तीसरे स्पिरिट सोल को फ्यूज करने और अपना छठा सोल रिंग लेने ही वाला था कि अचानक उसके माथे के बीच की जगह चमक उठी। पहले एक हल्की हरी रोशनी की बिंदु दिखाई दी, और तुरंत ही उसके शरीर के नीचे 5 सोल रिंग्स उभर आए। उनमें से 4 सोल रिंग्स सामान्य तरीके से चमक रहे थे, लेकिन पांचवां सोल रिंग, जो हरे सोने रंग का था, वह असाधारण चमक के साथ दमक रहा था। अभी अभी बना टंग वुलिन का सोल कोर हल्का सा कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सोल कोर की गहराई में कुछ कंपन कर रहा हो। उसके माथे के बीच का स्थान भी सोल कोर की लहरों के साथ कांपने लगा। ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक बहुत तेज हो गया। अगले ही पल तांग वू लिन ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। एक विशाल जीवन ऊर्जा की लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। घनी लाइफ सोर्स उसके शरीर से ऐसे फूटने लगी जैसे जमीन से तेल का फव्वारा फूटता है। यही वह क्षण था जब टैंग वुलिन ने सचमुच उस चीज का अस्तित्व महसूस किया जिसके बारे में डैमस्क ट्यूलिप ने कभी बताया था। नेचर सीड। वह सच में एक बीज था। उसके माथे के बीच एक गहरे हरे रंग का बीज चमक रहा था। वह एक शानदार पन्ने की तरह चमक रहा था। अचानक उस बीज से एक नन्हा सा अंकुर बाहर निकलने लगा, और वह छोटा सा अंकुर चमकदार सुनहरे रंग का था। नेचर सीड की मौजूदगी से टेंग वुलिन का सोल कोर लगातार कंपन कर रहा था। उसे धुंधला सा महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ नया जुड़ गया है। घनी लाइफ सोर्स उसके पूरे शरीर को पोषण दे रही थी। उसके सीने में मौजूद ड्रैगन कोर भी अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। टंग वुलिन को साफ महसूस हुआ कि उसकी पूरी शारीरिक बनावट उस जीवन ऊर्जा से बदल रही है। लेकिन उसी समय वह लाइफ सोर्स उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। वह उसके शरीर से बाहर फूट पड़ी, और बाहर निकलते निकलते वह एक हरे सोने रंग का सोल रिंग बन गई, और फिर चारों दिशाओं में फैलने लगी। उसी समय आसमान में ब्लड वन खड़े थे। अब वह अपना काम खत्म करके वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। वह बहुत खुश थे कि उन्होंने टांग वुलिन के सोल कोर के लिए इतनी मजबूत नींव बना दी थी। इतनी देर तक ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब करने से टांग वुलिन को बहुत फायदा हुआ था। यह साफ दिख रहा था कि टांग वुलिन 6 रिंग्स तक पहुंच चुका है। सिर्फ 6 रिंग्स की कल्टीवेशन के साथ सोल कोर बनाना
और ऊपर से उसका विशाल ब्लड लाइन पावर। उसकी क्षमता सच में असीमित थी, लेकिन ठीक उसी पल ब्लड वन का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उन्होंने नीचे से एक नई ऊर्जा महसूस की। एक पल के लिए ओरिजिन एनर्जी का अवशोषण रुक गया, और अगले ही पल नीचे से एक ऐसी जीवन शक्ति फूट पड़ी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से यूथ का फव्वारा फूट पड़ा हो। जीवन का झरना जोर से ऊपर उठा और पलक झपकते ही चारों दिशाओं में फैल गया। पूरा ब्लड गॉड आर्मी उसी क्षण इस प्रचंड जीवन ऊर्जा से ढक गया। ब्लड वन ने इसे महसूस किया, तो जाहिर है जांग हुआन्युन और ब्लड थ्री ने भी महसूस किया होगा। इस जगह एबिसल ऑरा को महसूस करना आसान था, लेकिन लाइफ सोर्स को महसूस करना बेहद मुश्किल था। इतनी ठंडी और बंजर बर्फीली जमीन में लगभग कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता था। अगर किसी को हरियाली देखनी होती तो उसे एंडलेस माउंटेन से बहुत दूर जाना पड़ता। लेकिन इस समय जो घनी जीवन ऊर्जा फैल रही थी वह इतनी स्पष्ट थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ब्लड वन ने ऐसी ऊर्जा सिर्फ एक जगह महसूस की थी, ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट की गहराइयों में। उन्होंने सिर घुमाया और जांग हुआन्युन की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं। ब्लड गॉड आर्मी के ये दोनों सर्वोच्च अधिकारी पूरी तरह स्तब्ध थे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, यह लाइफ सोर्स उनके लिए बेहद फायदेमंद थी। घनी लाइफ एनर्जी उनके शरीरों को पोषण दे रही थी। दोनों की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसी शुद्ध और घनी जीवन ऊर्जा अगर उनके शरीरों को फिर से जीवंत कर दे तो उन्हें अकल्पनीय फायदे मिल सकते थे। जांग हुआन्युन ने बिना एक पल गनवाए हवा में फैली लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, और उसी समय उन्होंने पूरे बैरक में गूंजती हुई आवाज में चिल्लाया। उनकी आवाज वसंत की गड़गड़ाहट जैसी थी। सब लोग मेडिटेट करो। किसी को पता नहीं था कि यह जीवन ऊर्जा कहां से आई थी, लेकिन यह साफ था कि टंग वुलिन इसे अकेले नहीं ले सकता। लाइफ एनर्जी हर किसी के लिए बेहद उपयोगी थी। इतनी घनी जीवन ऊर्जा अगर शरीर में समा जाए तो शरीर, कल्टीवेशन बेस और लाइफ फोर्स सब तेजी से बढ़ सकते थे। खासकर उन लोगों के लिए जिनके शरीर में अंदरूनी चोटें थीं, उन पर इसका असर सबसे ज्यादा होने वाला था। लाइफ एनर्जी लगातार घनी होती जा रही थी, लेकिन यह विस्फोट अभी 20 सेकंड भी नहीं चला था कि अचानक जमीन के नीचे से एक डरावनी खींचने वाली शक्ति पैदा हुई। ब्लड वन ने पहले जो ओरिजिन एनर्जी इकट्ठी की थी वह अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन उस भयानक सक्शन फोर्स ने उसे एक ही पल में नीचे खींच लिया, जैसे कोई विशाल व्हेल पानी को निगल रही हो। लाइफ एनर्जी अब भी फैल रही थी, लेकिन ओरिजिन एनर्जी को खींचने की वह शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ब्लड वन चौंक गए। उन्हें लगा जैसे उनकी अपनी सोल पावर भी खींची जा रही है। उसे दे दो, ऊर्जा बचाओ। झांग हुआन ने तुरंत हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाया। उन्होंने अपनी सोल पावर छोड़कर ओरिजिन एनर्जी को सही दिशा में भेजना शुरू कर दिया। ब्लड वन भी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने फिर से आसमान में ओरिजिन एनर्जी को इकट्ठा किया और उसे नीचे भेज दिया। असल में कल्टीवेशन करते समय वे लोग ओरिजिन एनर्जी का बहुत छोटा हिस्सा ही अब्सॉर्ब कर पाते थे। इससे कल्टीवेशन बढ़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन लाइफ एनर्जी के साथ ऐसा नहीं था। लाइफ एनर्जी सीधे शरीर के मूल को पोषण देती थी। वह न सिर्फ जीवन को लंबा कर सकती थी, बल्कि शरीर की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकती थी। बिना किसी शक के सभी प्रकार की ऊर्जा में लाइफ एनर्जी सबसे ऊंचे स्तर की ऊर्जा थी। डोलुओ कॉन्टिनेंट के हर जीव को इसकी जरूरत थी। हालांकि एबिसल प्लेन के जीवों पर यह नियम लागू हो भी सकता था या नहीं, यह अलग बात थी। लेकिन एक बात साफ थी, अगर ओरिजिन एनर्जी देकर बदले में इतनी विशाल लाइफ एनर्जी मिल रही हो तो इससे ज्यादा फायदेमंद सौदा और कोई नहीं हो सकता। इसी वजह से जांग हुआन्युन ने सबको चेतावनी दी थी। ब्लड थ्री भी बहुत समझदार थी। उसने तुरंत अपनी कल्टीवेशन शक्ति को सक्रिय किया और ओरिजिन एनर्जी को नीचे भेजने में मदद करने लगी। अगले ही पल आसमान का ओरिजिन एनर्जी वॉर्टेक्स कई गुना बड़ा हो गया। तीनों महान शक्तिशाली लोगों के सहयोग से वह ऊर्जा लगातार नीचे भेजी जाने लगी, और वह सब उस व्यक्ति तक पहुंच रही थी जो नीचे बैठा हुआ था। नीचे से उठी वह भयानक खींचने वाली शक्ति इतनी प्रचंड थी कि ब्लड वन, जांग हुआन और बाकी लोग चाहकर भी ओरिजिन एनर्जी को नीचे भेजने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे। वह शक्ति खुद ही सब कुछ खींच रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एबिस सब कुछ निगल जाता है। टांग वुलिन को इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं था। इस समय उसके शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह डेमस्क ट्यूलिप से भी संपर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके माथे पर कोई गहरा छेद खुल गया हो।
इतना गहरा जैसे अंतहीन एबिस। वह गहरा गड्ढा आसपास की सारी ऊर्जा को पागलों की तरह निगल रहा था और टैंग वुलन साफ महसूस कर पा रहा था कि यह सारी ऊर्जा नेचर सीड के अंदर जा रही है। नेचर सीड अपने अंदर से घनी लाइफ फोर्स छोड़ रहा था। वह लाइफ फोर्स टंग वुलिन के शरीर को पोषण दे रही थी और साथ ही बाहर की दुनिया में भी फैल रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नेचर सीड किसी चीज को बेतहाशा खोज रहा हो। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा फायदा टंग वुलिन को ही मिल रहा था, क्योंकि लाइफ फोर्स पहले उसके शरीर को पोषण देती, फिर उसका सार उसके शरीर में समा जाता और उसके बाद ही बाकी ऊर्जा बाहर फैलती। उसका हरा सोने रंग का सोल रिंग अब इतना चमक रहा था कि लगता था जैसे रंग टपकने वाला हो। उसने इतनी घनी लाइफ ऑरा का लगभग एक तिहाई हिस्सा सोख लिया था। असल में इस सोल रिंग को लेकर तांग वू लिन ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि उसने इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था, वह भी एक लिमिट डोलुओं की मदद से। और उसे यह भी महसूस हुआ था कि यह सोल रिंग बहुत बड़े इलाके में पौधों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने शरीर में बेहद विशाल ऊर्जा जमा करनी पड़ती। टांग वुलिन के मन में हमेशा यही सोच रहती थी कि अगर वह टाइटल डोलो भी बन जाए, तब भी शायद इतनी भयानक शक्ति को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। लेकिन इस समय स्थिति बदल रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह हरा सोने वाला सोल रिंग अब उसके शरीर का ही हिस्सा बन चुका है। वह धीरे धीरे उसके शरीर के साथ फ्यूज हो रहा था और इसके साथ ही तांग वू लिन को उसकी शक्ति महसूस होने लगी। धीरे धीरे वह उसे नियंत्रित करने की क्षमता भी हासिल कर रहा था। क्या यह सोल कोर बनने का फायदा था? इस समय टंग वुलिन अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वह सिर्फ बाहर हो रहे बदलावों को चुपचाप महसूस कर सकता था। लाइफ फोर्स लगातार उसके शरीर को पोषण दे रही थी, साथ ही उसके सोल कोर और ड्रैगन कोर को स्थिर बना रही थी। ड्रैगन कोर भी तेजी से लाइफ फोर्स को सोख रहा था। कुछ ही समय में उसका आकार भी सोल कोर जितना हो गया। अब ये दोनों शक्तिशाली कोरज लाइफ फोर्स के एक पुल से जुड़े हुए थे। पहली बार दोनों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हुआ। वे आपस में फ्यूज नहीं हो रहे थे, लेकिन अलग अलग ऊर्जा के कारण एक दूसरे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। चारों तरफ लाइफ फोर्स से घिरा हुआ टेंग वूलिन इन दोनों कोर्स के बीच होने वाले बदलाव को साफ महसूस कर रहा था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर बदल रहा है। उसकी पूरी काया जैसे किसी एवोल्यूशन से गुजर रही थी। जीवन सच में एक चमत्कार था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तांग वुलिन इन बदलावों को और भी स्पष्ट महसूस करने लगा। उधर ब्लड गॉड आर्मी के सभी सैनिक और अधिकारी भी लाइफ फोर्स के इस स्नान में डूबे हुए थे। वे भी अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कर रहे थे। लॉन्ग युक्स्यू अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। उसके शरीर से हल्की चमक निकल रही थी। उसकी त्वचा पहले से ज्यादा चमकदार और साफ हो गई थी। उसका चेहरा भी पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा था। लाइफ फोर्स के प्रभाव से उसकी सोल पावर भी धीरे धीरे बदल रही थी। दूसरी तरफ जियांग वुयू के शरीर से सुनहरी चमक निकल रही थी। वह लालच से हवा में फैली लाइफ फोर्स को सोख रहा था। उसका शरीर पहले से ही बेहद मजबूत था और अब ये ऊर्जा उसे और शक्तिशाली बना रही थी। पूर्णता की तलाश में उसने अपने शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत में डाला था। इस कारण उसके शरीर में कई अंदरूनी चोटें भी थीं। लेकिन लाइफ फोर्स के स्नान में वे सारी चोटें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। लिंग वोयू भी चुपचाप लाइफ फोर्स के पोषण को महसूस कर रही थी। वह अपने आक्रमण कौशल को पूर्ण बनाने के लिए इतनी दीवानी थी कि उसने अपनी रक्षा की परवाह भी नहीं की। अपने बूमरैंग्स का अभ्यास करते समय वह खुद को कितनी बार घायल कर चुकी थी, उसे खुद याद नहीं था। उसके कपड़ों के नीचे उसके शरीर पर अनगिनत निशान और घाव थे। लेकिन इस समय लाइफ फोर्स उन सभी घावों को धीरे धीरे ठीक कर रही थी। पूरी सेना के हर सैनिक के साथ यही हो रहा था। हर कोई लाइफ फोर्स के पुनर्जीवन के कारण अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। इसी दौरान ब्लड 2, ब्लड 4, ब्लड 5, ब्लड 6, ब्लड 7, ब्लड 8 और ब्लड 9 भी आसमान में आ चुके थे। ब्लड गॉड आर्मी के बाकी सभी शक्तिशाली अधिकारी भी हवा में इकट्ठा हो गए। उन्हें मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। अपनी कल्टीवेशन के बल पर वे सीधे उस घनी लाइफ फोर्स को सोख सकते थे। लेकिन वे सिर्फ लाइफ फोर्स ही नहीं ले रहे थे, साथ ही उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से और ज्यादा ओरिजिन एनर्जी को खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे एंडलेस माउंटेन्स की ओरिजिन एनर्जी ब्लड गॉड आर्मी के ऊपर इकट्ठा होने लगी और फिर वह नीचे उस जगह में जा रही थी जहां से लाइफ फोर्स फूट रही थी। जितनी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी आती, उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली लाइफ फोर्स बाहर निकलती। धीरे धीरे एक अद्भुत दृश्य सामने आने लगा। जमीन पर जमी मोटी बर्फ के बीच अचानक हरे रंग की छोटी छोटी बिंदियां दिखाई देने लगीं। पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन फिर वह हरा रंग धीरे धीरे बर्फ पर फैलने लगा। ब्लड वन की आंखें एकदम स्थिर हो गईं। जांग हुआन्युन के चेहरे पर तो भाव और भी ज्यादा स्पष्ट थे।
वह इस जगह पर 60 साल से भी ज्यादा समय से था, लेकिन उसने कभी भी एंडलेस माउंटेन्स में ऐसी हरियाली नहीं देखी थी। सैनिकों के लिए थोड़ा हरापन दिखाने के लिए उसने सेना में एक ग्रीन हाउस तक बनवाया था। वहीं कुछ पौधे उगाए जाते थे ताकि सैनिकों को थोड़ी खुशी मिल सके। लेकिन आज आज वह अपनी आंखों से देख रहा था कि एंडलेस माउंटेन्स की सफेद बर्फ पर हरा रंग फैल रहा है। कितना सुंदर हरा रंग था। भले ही यह हरियाली बर्फ में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती थी, लेकिन फिर भी यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। छोटे छोटे हरे अंकुर जमीन से बाहर निकलने लगे। घनी लाइफ ऑरा उन्हें लगातार पोषण दे रही थी। इतनी ठंड भी उनकी बढ़त को रोक नहीं पा रही थी, बल्कि बर्फ में मौजूद घना वाटर एलिमेंट भी लाइफ फोर्स के साथ मिलकर उन पौधों को पोषण दे रहा था। सूरज की रोशनी और पानी ने उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद की। धीरे धीरे एंडलेस माउंटेन्स की जमीन से छोटे छोटे पेड़ों के पौधे उगने लगे। ये पौधे लाइफ फोर्स को सोख भी रहे थे और साथ ही ओरिजिन एनर्जी को उस केंद्र की ओर भेज भी रहे थे जहां से लाइफ फोर्स निकल रही थी। उसी समय तांगवुलिन के दिमाग में एक साफ आवाज गूंजी। डिंग! तांगवुलिन ने साफ देखा कि नेचर सीड थोड़ा और टूट गया है। जो छोटा सा सुनहरा अंकुर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, वह आखिरकार खुल गया। उसमें से एक छोटा सा सुनहरा पत्ता निकल आया। वह पत्ता इतना नाजुक था कि लगता था हल्की छुअन से ही टूट जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। नेचर सीड अंकुरित हो चुका था, सच में अंकुरित हो चुका था। उसी समय तांगवू लिन के आसपास रोशनी की कई धाराएं चुपचाप प्रकट हुईं। वे 6 प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स थे जो पहले उसके शरीर में फ्यूज हो चुके थे। वे बाहर आकर तांगवू लिन के आसपास पालथी मारकर बैठ गए। वे चुपचाप नेचर सीड से निकल रही लाइफ ऑनरा को एब्सॉर्ब करने लगे। साथ ही अपनी ऑरा छोड़कर वे लाइफ फोर्स को रिफाइन भी कर रहे थे। वे नेचर सीड के साथ तालमेल में काम कर रहे थे। टंग वुलिन के शरीर का हरा सोने वाला सोल रिंग चमक उठा। अचानक उसे पूरे एंडलेस माउंटेन्स का एहसास होने लगा। वे जो नए नए उगे हुए पौधे थे, उनके जरिए वह बाहर की दुनिया की हर चीज महसूस कर सकता था। समय बीतता गया, जीवन बढ़ता गया। नेचर सीड से लगातार नए पत्ते निकलते गए। 1, 2, 3। आखिरकार 7वां पत्ता निकल आया। अचानक सारी सुनहरी रोशनी गायब हो गई। सारी लाइफ ऑरा एक ही पल में रुक गई। तंगवुलिन के माथे पर अब 7 पत्तियों का सुनहरा निशान दिखाई दे रहा था। लाइफ ऑरा पूरी तरह गायब हो गई। ओरिजिन एनर्जी भी धीरे धीरे बिखर गई। लेकिन अगर कोई ऊपर से एंडलेस माउंटेन्स को देखता तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता। सफेद बर्फ के बीच हर जगह 1 मीटर से ज्यादा ऊंचे पौधे उग आए थे। भले ही वे पौधे इतनी ठंड में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए तो वे मौजूद थे। और उस थोड़े से समय के लिए उन्होंने पूरे एंडलेस माउंटेन्स में बसंत की झलक भर दी थी। आसमान में तैरते हुए ब्लड गॉड आर्मी के सभी उच्च अधिकारी गहरी सांसें ले रहे थे। वे अपने शरीर के हर रोम छिद्र को खोलकर लाइफ फोर्स के आखिरी अंश को भी सोख रहे थे। हर कोई पहले से ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों के लाइफ फोर्स स्नान के बाद सबके शरीर की छिपी हुई बीमारियां पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। इतना ही नहीं, उनकी उम्र भी कम से कम 5 साल बढ़ चुकी थी। यही लाइफ एनर्जी का असली फायदा था और ब्लड 1, ब्लड 3 और जांग ह्वान्युन को तो सबसे ज्यादा लाभ मिला था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही सबसे शुद्ध लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब किया था। जांग ह्वान्युन कई सालों से रैंक 98 टाइटल दोलुओं पर अटका हुआ था। दशकों से वह आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि उसके शरीर के लिए अंतिम ट्यूब पो करना बेहद मुश्किल हो गया था। जांग ह्वान्युन ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने जो सालों से अटका हुआ भयानक बॉटलनेक था, वह लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करते समय थोड़ा ढीला पड़ गया है। यह महसूस करते ही उसके दिल में जबरदस्त उत्साह उमड़ पड़ा। वह कैसे उत्साहित न होता। उसने तुरंत कहा, उस लड़के को मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर कहना। ब्लड गॉड आर्मी उस पर बहुत बड़ा एहसानमंद है। उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए और उसे वैसा ही दिया जाए। मैं कुछ समय के लिए क्लोज्ड डोर कल्चरेशन में जा रहा हूं। त्यानवू, अब रोजमर्रा के कामों की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। यह कहते ही जांग हुआन्युन की आकृति बिजली की तरह गायब हो गई। बाकी लोग भी तुरंत अपने अपने रहने की जगहों की ओर लौटने लगे। आज उन्होंने इतनी ज्यादा लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब की थी कि वे सभी उसे अपने कल्टीवेशन में बदलने के लिए बेहद उत्सुक थे। कुछ ही देर में पूरी सेना शांत हो गई। हर कोई अपने कमरे में बैठकर उस विशाल लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब और डाइजेस्ट करने में लगा था। बाहर बर्फ से ढकी ठंडी जमीन पर फैले छोटे छोटे पौधे तेज ठंडी हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। कम से कम कुछ समय के लिए तो वे पौधे गायब नहीं होने वाले थे। उधर तांग वुलिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके पांचों सोल रिंग्स चुपचाप वापस उसके शरीर में समा गए। उसकी चमकदार त्वचा भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसने इससे पहले कभी ऐसा अद्भुत एहसास नहीं किया था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह हर सांस के साथ ओरिजिन एनर्जी को अपने शरीर में खींच रहा हो। उसकी ब्लड लाइन की लहरें और सोल पावर की लहरें एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी कल्टीवेशन को ऊपर उठा रही थीं। रैंक 64। इतनी घनी लाइफ फोर्स और ओरिजिन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद सोल कोर बनने के तुरंत बाद ही उसकी सोल पावर रैंक 64 तक पहुंच गई थी। उसी समय डेमस्क ट्यूलिप हवा में तैरते हुए उसके सामने आया। उसने हल्का सा झुककर सम्मान किया। बाकी पांचों 100,000 ईयर प्लांट टाइप सोल बीस्ट पास खड़े थे और उनकी आंखों में साफ ईर्ष्या झलक रही थी। डेमस्क ट्यूलिप ने कहा, योर एक्सेलेंसी, अब हम शुरू कर सकते हैं। नेचर सीड से 7वां पत्ता निकल आने के बाद अब उन सभी को पूरी तरह यकीन हो गया था। टंगवुलिन सच में नेचर चाइल्ड था। अगर वह नेचर चाइल्ड नहीं होता तो नेचर सीड का जन्म कैसे हो सकता था? अगर यह जगह इतनी कठोर और अनुपयुक्त न होती तो नेचर सीड अब तक जमीन में जड़ें जमाकर एक नया पेड़ बन चुका होता। लेकिन जब तक तांग वू लिन नेचर चाइल्ड था, तब तक वह नेचर सीड के साथ एक हो चुका था और वह ओरिजिन एनर्जी को अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकता था। टेंगवुलिन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है। अगले ही पल डेमस्क ट्यूलिप ने अपना शरीर हिलाया। वह अचानक एक विशाल गुलाबी फूल में बदल गया। उसकी गुलाबी पंखुड़ियां हवा में लहराने लगीं और वह टांगवुलिन के चारों ओर घूमने लगा। चारों तरफ घनी ऊर्जा लहराने लगी। हवा में एक शक्तिशाली ऑरा फैल गया। कमरे के हर कोने में हल्की मीठी खुशबू धुंध की तरह फैल गई। स्पिरिट सोल के फ्यूजन के लिए दोनों पक्षों का दिल से तैयार होना जरूरी था। इसमें कोई शक नहीं था कि डैमस्क टूलिप के दिल की सारी बेड़ियां अब टूट चुकी थीं। वह अपनी पूरी जिंदगी टंगवुलिन के साथ बिताने को तैयार था। फ्यूजन की प्रक्रिया बेहद सहज रही। गुलाबी रोशनी धीरे धीरे टंगवुलिन के शरीर में समाने लगी। नेचर सीड से पोषित टंगवुलिन का शरीर इतने विशाल 100,000 ईयर कल्टीवेशन को भी आसानी से सहन कर रहा था। नेचर सीड खुद इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा था। मजबूत शरीर, प्लांट टाइप मार्शल सोल और नेचर सीड, इन तीनों की वजह से फ्यूजन पूरी तरह बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। गुलाबी पंखुड़ियां धीरे धीरे टंगवुलिन के चारों ओर घूमती रहीं। फिर वे सिकुड़कर उसके चारों ओर एक रक्त लाल रोशनी के घेरे में बदल गईं। उसी समय उसके बाकी 5 सोल रिंग्स भी बाहर आ गए। अब वे सभी उस चमकते हुए रक्त लाल सोल रिंग के साथ चमक रहे थे। टंगवुलिन की ऑरा अचानक कई गुना बढ़ गई। उसके पूरे शरीर की गुणवत्ता एक बार फिर बदल गई। 100,000 ईयर स्पिरिट सोल के फ्यूजन ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब उसके शरीर से एक आध्यात्मिक ऑरा निकल रही थी। साथ ही उसके शरीर से हल्की और सुरुचिपूर्ण खुशबू भी फैल रही थी। डैमस्क टूलिप के फ्यूजन के बाद अब कोई भी जहर टंगवुलिन के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। भले ही यह सोलबोन का फ्यूजन नहीं था, लेकिन स्पिरिट सोल की सहायता ऐसी थी जिसे कोई सोलबोन भी नहीं टक्कर दे सकता था। टंगवुलिन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह एक बार फिर मेडिटेशन में चला गया। उसके पेट के पास मौजूद सोल कोर हल्का सा कांपा। घनी सोल पावर तुरंत उसके शरीर में मिस्टीरियस हेवन मेथड के अनुसार घूमने लगी। उसी समय ड्रैगन कोर भी सक्रिय हो गया। उसकी ब्लड लाइन पावर उल्टी दिशा में घूमने लगी। अब ये दोनों शक्तियां विपरीत दिशाओं में घूम रही थीं और तांग वुलिन के शरीर के अंदर एक नया वॉर्टेक्स बन गया। स्वाभाविक रूप से हवा में मौजूद ओरिजिन एनर्जी भी उसकी ओर इकट्ठा होने लगी। टांग वुलिन को पूरा यकीन था, इस बार रैंक 60 से रैंक 70 तक पहुंचने में उसे पहले की तुलना में बहुत कम समय लगेगा। 100,000 ईयर स्पिरिट सोल के फ्यूजन ने उसकी सोल पावर को और बढ़ा दिया था। अब वह रैंक 65 तक पहुंच चुका था। कुछ ही महीनों में उसने अपने साथियों की लेवल को पकड़ लिया था और उसकी असली ताकत तो उसकी सोल पावर से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन वह अब भी इसकी सही सीमा नहीं जानता था। उसे असली लड़ाई में उतरकर ही अपने नए बल को समझना होगा। हालांकि एक बात तय थी, लंबे समय से बनने की कोशिश कर रहा उसका सोल पावर वॉर्टेक्स आखिरकार सफल हो गया था। अब टांग वुलिन सच में हाई रैंकिंग सोल मास्टर्स की श्रेणी में शामिल हो चुका था और इसी के साथ उसके भविष्य के शिखर तक पहुंचने की नींव भी रखी जा चुकी थी। पूरा एक दिन बीत गया। ब्लड गॉड आर्मी के सैनिक धीरे धीरे जागने लगे। हर किसी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी को एक नई जिंदगी मिल गई हो। लाइफ फोर्स ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। जब टंग वू लिन ब्लड गॉड बटालियन के कैंप में वापस आया तो ब्लड वन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ब्लड थ्री भी उसके पास खड़ी थी। ब्लड वन ने उसे जिज्ञासा से देखते हुए कहा, मुझे शायद यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। वह घनी लाइफ एनर्जी आखिर थी क्या? इस बार टंगवुलिन की ब्रेक थ्रू से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं दोनों को हुआ था। टंगवुलिन कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, क्या आप दोनों एंशिएंट गोल्ड ट्री के बारे में जानते हैं? यह सुनते ही ब्लड थ्री का चेहरा बदल गया।
वह अनायास बोल उठी, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन मैंने तो सुना था कि एंशिएंट गोल्ड ट्री एकेडमी के साथ ही। टेंग वुलिन ने हल्के से सिर हिलाया। एंशिएंट गोल्ड शोट गोल्ड ट्री अभी भी नेचर का मूल है। मुझे नहीं पता कि उसका असली स्रोत क्या है, लेकिन शायद उसे श्रेक एकेडमी के फर्स्ट एंसेस्टर ने छोड़ा था। संयोग से मुझे एंशिएंट गोल्ड ट्री की मदद मिली, जिसकी वजह से मेरा नेचर के साथ गहरा संबंध बन गया। शायद इसलिए भी क्योंकि मैं खुद एक प्लांट टाइप सोल मास्टर हूं। जब एंशिएंट गोल्ड ट्री नष्ट होने वाला था, तब उसने अपने बीज को मेरे शरीर में छोड़ दिया। उसने मेरे शरीर को उस बीज का पोषण स्रोत बना दिया। जब मेरा सोल कोर बना, तब वह बीज जाग गया। उसी कारण इतनी घनी लाइफ फोर्स बाहर निकली और मैंने हवा से विशाल ओरिजिन एनर्जी को खींच लिया। यह जगह उसके बढ़ने के लिए सही नहीं है, इसलिए भविष्य में जब हम श्रेक सिटी को फिर से बनाएंगे, तब वही बीज श्रेक एकेडमी का नया केंद्र बनेगा। टैंग वुलिन की आवाज अब मजबूत और दृढ़ हो चुकी थी। उसकी आंखों में गहरी दृढ़ता चमक रही थी। ब्लड थ्री ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वह श्रेक एकेडमी की एक उच्च अधिकारी रह चुकी थी। वह एंशिएंट गोल्ड ट्री का महत्व कैसे नहीं जानती। वसी गॉड्स पैविलियन की नींव था। पूरी एकेडमी उसी पर निर्भर थी। लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसने अपना बीज छोड़ दिया था। इसका मतलब उसे फिर से जीवित किया जा सकता है। इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। एंशिएंट गोल्ड ट्री का अस्तित्व यह साबित कर रहा था कि एकेडमी का पुनर्निर्माण संभव है। ब्लड वन भी गहरे सदमे में था, क्योंकि एंशिएंट गोल्ड ट्री ही श्रेक एकेडमी का असली केंद्र था। अगर उस समय एंशिएंट गोल्ड ट्री ने तांग वुलिन और बाकी लोगों की रक्षा नहीं की होती, तो वे सभी उस घटना में मर चुके होते। उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह पेड़ अपना बीज छोड़ गया होगा। यह सच में एक चमत्कार था। उस समय एंशिएंट गोल्ड ट्री ने पूरे श्रेक सिटी और टांग सेक्ट के मुख्यालय की रक्षा की थी। लेकिन दुश्मन का हमला बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। दो गॉड किलर रैंक फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन की विनाशकारी शक्ति उसकी रक्षा सीमा से भी ज्यादा थी। टांग वुलिन की आंखों में हल्का दुख झलक गया। शायद अगर एंशिएंट गोल्ड ट्री ने अपनी एक तिहाई ऊर्जा उसे न दी होती, तो शायद वह उस आपदा को झेल सकता था। टेंग वुलिन के दिल में गहरा अपराध बोध था, लेकिन उसने मन ही मन एक कसम खाई, चाहे कुछ भी हो, वह नेचर सीड को एक दिन फिर से विशाल वृक्ष बनाकर ही रहेगा। ब्लड वन की गहरी नजरें तांग वुलिन पर टिकी हुई थीं। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद वह बोले, एंशिएंट गोल्ड ट्री के सीड ने पूरी सेना को बहुत बड़ा लाभ दिया है। हर किसी को लाइफ फोर्स से पोषण मिला और सबकी कल्टीवेशन बेस भी बढ़ गई। बताओ, इसके बदले तुम इनाम में क्या चाहते हो? इनाम? इसके लिए भी इनाम मिलेगा? टांग वुलिन की आंखें चमक उठी। आप लोगों ने तो मेरी इतनी ओरिजिन एनर्जी इकट्ठा करने में मदद की। ये तो थोड़ा शर्म की बात हो गई। क्या सच में मैं कोई भी इनाम मांग सकता हूं? ब्लडवन पहले तो तांग वू लिन की बातों का पहला हिस्सा सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही तांग वू लिन ने आखिर में कोई भी इनाम कह दिया, उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। लड़के, तुम्हें अपने फायदे उठाना बहुत अच्छी तरह आता है ना? ब्लडवन हंसते हुए बोले। लेकिन ये भी ठीक है, जांग ह्वान्युन ने कहा था कि तुम अपना इनाम खुद चुन सकते हो। शुरुआत में ओरिजिन एनर्जी इकट्ठा करने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन बाद में सबने मिलकर इसमें योगदान दिया। एंशिएंट गोल्ड ट्री ने इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा सोख ली। अगर ये किसी और जगह होता तो पूरी दुनिया चौंक जाती। कम से कम हजारों वर्ग मीटर की ओरिजिन एनर्जी तो एकदम गायब हो गई। वह बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर यह घटना बाउंडलेस माउंटेन जैसे सुनसान इलाके की जगह किसी आबादी वाले शहर में होती, तो टांग वुलिन के लिए इतनी बड़ी मात्रा में ओरिजिन एनर्जी को इतनी आसानी से सोखना बिल्कुल नामुमकिन होता। टांग वुलिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, अगर इनाम मिल सकता है, तो क्या मुझे मिलिट्री रैंक मिल सकता है? देखिए, मैं दोनों कॉम्पिटिशन्स के फाइनल में पहुंच चुका हूं, यहां तक कि मेका बैटल में भी। तो क्या मेरी मिलिट्री रैंक भी बढ़ाई जा सकती है? ब्लड वन के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम्हें मिलिट्री रैंक की इतनी चिंता क्यों है? मुझे यह जानना है कि तुम इसे इतना क्यों चाहते हो? टैंग वुलिन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने सुना है कि जब किसी की रैंक मेजर या उससे ऊपर हो जाती है, तो उसे लीव ऑफ एब्सेंस मिलती है। तब मैं कैंप से बाहर भी जा सकूंगा। यह सुनकर ब्लड वन एक पल के लिए चौंक गए, जबकि ब्लड थ्री खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। तो तुम ये सब सिर्फ छुट्टी पाने के लिए कर रहे हो? ब्लड थ्री हंसते हुए बोली, हमारा ब्लड गॉड बटालियन तो वैसे भी हफ्ते में एक बार लीव देता है। चाहो तो कई दिनों की छुट्टियां जमा करके लंबी लीव भी ले सकते हो। भले ही तुम सुपर न्यूमररी पर्सनल हो, लेकिन तुम्हें भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। क्या? टांगवुलिन सच में हैरान रह गया। उसे तो इस खास सुविधा के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। ब्लड वन उसे हैरान देखकर मुस्कुराए। तो अब भी तुम्हें मिलिट्री रैंक चाहिए? टंगवुलिन ने दांत भींचकर कहा, हाँ, चाहिए।
ब्लड गॉड आर्मी के इनाम आमतौर पर मटेरियल्स या मिलिट्री रैंक्स ही होते थे। मटेरियल्स तो वह फोर्जिंग करके मेरिट्स कमाकर भी ले सकता था, लेकिन मिलिट्री रैंक खुद से नहीं मिल सकती थी। उसके लिए ब्लड गॉड बटालियन की मदद जरूरी थी। ब्लड वन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मिलिट्री रैंक ही सही। झांग हुआनयुन इस समय क्लोज्ड डोर कल्चरेशन में है, लेकिन ब्लड गॉड बटालियन के पास अधिकार है कि सही कारण होने पर किसी की रैंक बढ़ा सके। तुम्हारे पास इतने मेरिट्स हैं कि तुम्हें मेजर बनाया जा सकता है। इसके अलावा तुम दोनों कॉम्पिटिशन्स के फाइनल्स में पहुंचे हो, यानी टॉप 3 में आने का मौका है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी लाई हुई लाइफ फोर्स ने पूरी सेना को फायदा पहुंचाया है। सबकी लाइफ स्पैन कम से कम 5 साल बढ़ गई और कई लोगों की पुरानी चोटें भी ठीक हो गई। ये बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं तुम्हें एक नहीं, सीधे 2 रैंक्स बढ़ाकर दे रहा हूं। वह थोड़ा रुके, फिर बोले, मैं एक एक्सेप्शन बनाते हुए तुम्हें कर्नल की रैंक दे रहा हूं। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? हाँ, टांग वुलिन ने बिना एक पल गनवाए जोर से जवाब दिया। उसकी आवाज खुशी में और ऊंची हो गई। कर्नल! वह सीधे एक ही छलांग में इतनी ऊंची रैंक पर पहुंच गया था। यह ऐसा था जैसे कोई प्लेटून लीडर सीधे रेजिमेंटल कमांडर बन जाए। यहां तक कि उसकी रैंक जियांग वुयू से भी एक लेवल ऊपर हो गई थी। यह सोचकर ही उसका सीना गर्व से फूल गया। ब्लड वन मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रमोशन सेरेमनी की व्यवस्था करवा देता हूं। फैसला हो गया। टंग वुलिन तुरंत सीधा खड़ा हुआ और जोरदार सैल्यूट किया। थैंक यू सर। जाओ, ब्लड वन ने मुस्कुराते हुए कहा। टैंगवुलिन खुशी और उत्साह से भरा हुआ बाहर निकल गया। उसका इरादा था कि वह जाकर अपनी स्पीयर टेक्निक की प्रैक्टिस करे। अब उसकी कल्टीवेशन बेस बहुत बढ़ चुकी थी और उसका सोल कोर भी बन चुका था। शायद अब उसकी स्पीयर टेक्निक में भी ब्रेक थ्रू आ जाए। ब्लड 3 ने टैंग वुलिन को एलिवेटर में जाते हुए देखा और फिर ब्लड 1 की तरफ मुड़कर बोली, मैं तो समझती थी कि आप उसकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन उसे इस तरह ट्रैप करना ठीक है? ब्लड 1 मुस्कुराए। मैंने उसे ट्रैप नहीं किया, उसने खुद यह इनाम चुना है। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। ब्लड 3 ने बेबसी से सिर हिलाया। आपको रेजिमेंट कमांडर की इच्छा के अनुसार उसे सेना का सबसे बड़ा इनाम देने की अनुमति थी। और सेना का सबसे बड़ा इनाम क्या है? एक रेड मेचा। उसके मुकाबले कलोनल की रैंक तो सिर्फ एक नाम भर है। हमारे ब्लड गॉड बटालियन में रैंक्स की वैसे भी ज्यादा अहमियत नहीं है। कर्नल बनना और रेड मेका पाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ब्लड वन ने शांत भाव से जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन अभी उसे रेड मेका देना शायद सही नहीं होगा। उसकी प्रगति की रफ्तार बहुत तेज है, उसे अभी और खुद को तराशने की जरूरत है। अगर उसे भविष्य में रेड मेका मिले तो मैं चाहता हूं कि वह अपनी मेहनत से खुद बनाए, न कि सीधे इनाम में मिले। इस बार उसने पूरी सेना को एनलाइटनमेंट दिया है, लेकिन यह पूरी तरह उसका अकेले का काम नहीं था। अगर उसे जरूरत से ज्यादा इनाम मिला तो मुझे डर है कि वह घमंडी न हो जाए। उसका स्वभाव अभी स्थिर है और वह आसानी से बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि उसकी मानसिक स्थिति पर किसी बाहरी चीज का असर पड़े। ब्लड 3 ने गहरी सांस ली। भविष्य में उसे हमारी कल्पना से भी ज्यादा कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। अगर उसके पास डिवाइन मेचा होगा तो कम से कम एक सुरक्षा तो मिल जाएगी। ब्लड 1 ने सिर हिलाया। असली सुरक्षा सिर्फ उसकी अपनी ताकत ही दे सकती है। एक सोल मास्टर को शिखर तक पहुंचने के लिए खुद पर निर्भर होना पड़ता है, मेका पर नहीं। मैं उसमें ऐसी क्षमता देखता हूं जो लिमिट डोलुओं से भी आगे जा सकती है। सोचो, नेचर सीड ने उसे चुना है। एंशिएंट गोल्ड ट्री आखिर आया कहां से था? वह तो डिवाइन लेवल की चीज है। एंशिएंट गोल्ड ट्री और नेचर सीड दोनों ने उसे पूरे कॉन्टिनेंट में नेचर को रिवाइव करने के लिए चुना है। इसलिए भविष्य में उसकी संभावना शायद। यह कहते हुए ब्लड 1 ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठा दी। ब्लड 3 आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। क्या सच में ऐसा संभव है? ब्लड 1 ने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो वह वही है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। ब्लड 3 ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आया कि ब्लड 1 टंग वुलिन को इतनी ऊंची नजर से क्यों देखते हैं। उधर टंग वुलिन को तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना बड़ा मौका खो दिया है। वह तो सीधे ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम की ओर दौड़ पड़ा। उसने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर निकाली और अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वह बदलाव जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार आ गया था। जैसे ही उसने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से आगे वार किया, उसके ड्रैगन कोर और सोल कोर अपने आप ऑरा छोड़ने लगे। उसी समय उसे महसूस हुआ कि इन दोनों एनर्जी कोर्स के बीच एक अजीब सा दोहरा वॉर्टेक्स घूम रहा है, जो जबरदस्त ताकत उसके शरीर में भरकर स्पीयर में पहुंचा रहा है। यह उसके ब्लड लाइन पावर और सोल पावर का परफेक्ट फ्यूजन था। स्पीयर की रोशनी भी बदलने लगी। पहले जो चमकदार सुनहरी थी, अब वह सफेद सुनहरी हो गई।
अब बिना कोई सोल स्किल इस्तेमाल किए जैसे ही वह स्पीयर आगे बढ़ाता, 3 फीट लंबी स्पीयर रेडियंस अपने आप निकल आती। पहले यह रेडियंस 7 फीट तक पहुंचती थी, लेकिन अब वह आसानी से उतनी दूरी तक जा रही थी और इसके लिए उसे कोई खास जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था। इसका मतलब था कि उसकी स्पीयर रेडियंस की गुणवत्ता बदल चुकी थी और उसकी ताकत भी दोगुनी हो गई थी और यह नई व्हाइट गोल्ड स्पीयर रेडियंस पहले वाली गोल्डन रेडियंस से बिल्कुल अलग थी। टंग वुलिन के लिए यह बहुत बड़ा सरप्राइज था। स्पीयर की ताकत कई गुना बढ़ गई थी और अब जब वह अपनी एनर्जी उसमें डालता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के अंदर कोई गहरा रहस्य जाग रहा हो। वह लगातार स्पीयर से वार करता रहा। पूरे ट्रेनिंग रूम में सफेद सुनहरी रोशनी फैल गई। जब उसने पूरी ताकत लगाकर वार किया तो स्पीयर रेडियंस लगभग 100 मीटर दूर तक चली गई और ट्रेनिंग रूम की दीवार को लगभग भेद ही दिया। टांग वुलिन का खून उबलने लगा। ये क्या मैं सच में इतना ताकतवर हो गया हूं? अब तो उसे ट्रेनिंग रूम के बाहर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नहीं, मुझे इसे स्टार डब्ल्यू बैटल नेटवर्क में आजमाना होगा। वहीं एकमात्र जगह थी जहां वह बिना किसी डर के अपनी सारी ताकत दिखा सकता था। उसने तुरंत जांग वुयुए को कॉल किया। वुयुए, क्या कर रहे हो अभी? अगर फ्री हो तो स्टार डू बैटल नेटवर्क में प्रैक्टिस करें। अभी अभी मेरी कल्टीवेशन से कुछ नया इंसाइट मिला है। चलो स्पार करते हैं। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, क्या तुम्हें भी इंसाइट मिला है? बढ़िया, चलो स्पार करते हैं, लेकिन खर्चा तुम दोगे, ठीक है? हर बार बराबर बराबर क्यों बांटना? इससे हमारे बीच दूरी आ जाएगी। आज तुम ट्रीट दे दो, अब मुझे शर्म भी नहीं लगेगी। अरे फोन मत काटो, मत काटो। ठीक है, खर्चा आधा आधा ही करेंगे। अब जांग वुयुए के लिए तांग वुलिन से ट्रीट निकलवाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वह अब पहले से ज्यादा चालाक हो गया था। अगर जांग वुयुए उसके मन की बात सुन पाता तो तांग वुलिन जरूर कहता, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। टांग वुलिन पहले ही स्टार डू बैटल नेटवर्क में पहुंच गया और तय जगह पर जांग वुयुए का इंतजार करने लगा। हालांकि वहां कोई कंपटीशन नहीं चल रहा था, फिर भी सेना में स्टार डब्ल्यू बैटल नेटवर्क का बहुत इस्तेमाल होता था। इसलिए जियांग वुयू को अपनी बारी के लिए लाइन में लगना पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद वह आखिरकार पहुंचा। टांग वुलिन ने उसे देखते ही कहा, तुम देर से आए हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।